गुजरात के गांधीनगर नगर निगम चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत की ओर। अब तक आए नतीजों में 40 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को मिली मात्र 3 सीटें। और कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा, वायुसेना एलएसी पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। वायुसेना में कई नए आयुध प्रणालियों के शामिल करने की भी घोषणा की। और सीधे इस वक्त रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। 555 से 1191 वो 2021 में जो साल अभी खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसमें 2289 करोड़ हुआ। 555, 1000, अभी 2289 करोड़। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये बहुत अच्छा खासा, जो मिलना है वो अच्छा मिल रही है, पहले से ज्यादा मिल रही है। ये आई वांट टू गिव दिस डेटा। और इससे ज्यादा एक और विषय, पिछले साल कोरोना के समय आत्मनिर्भर पैकेज बहुत सारे अनाउंसमेंट हुआ, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपको मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, क्योंकि उस समय रोजगार क्रिएट करने का आवश्यकता था, स्टेट खर्च करने के लिए पैसा का आवश्यकता था, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने के लिए उनके पास अगर पैसा उस समय नहीं होता, दिक्कत ना हो, इसीलिए छत्तीसगढ़ को हर एक राज्य को दिया। ये नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ को दिया, मगर छत्तीसगढ़ को 286 करोड़ 50 साल के लिए बिना इंटरेस्ट दिया है। मतलब आज पिछले साल 286 करोड़ मिला, कुछ भी प्रोजेक्ट आप चुन लो उसमें खर्च करो। 50 साल के बाद उसी 286 को वापस करो केंद्र सरकार को, 50 साल के बाद बिना इंटरेस्ट। ये भी छत्तीसगढ़ को पिछले साल कोरोना के दौरान मिला है। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं है, सभी स्टेट को हमने दिया, क्योंकि सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में उस समय खर्च करना आवश्यक था, क्योंकि रोजगार पैदा करने का वो बहुत ही बड़ा एक रास्ता था। तो अब रायपुर से सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कैसे केंद्र के माध्यम से तमाम योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को पैसा उपलब्ध कराया गया, ताकि वो वहां पर विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में आज़ादी के 75वें वर्ष के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 5 से 7 अक्टूबर 2021 तक यह सह सम्मेलन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस एक्सपो की थीम शहरी परिदृश्य में बदलाव है और यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुए उल्लेखनीय परिवर्तनों पर आधारित है। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सम्मेलन सह एक्सपो में भाग ले रहे हैं, जिसमें उन्हें आगे की योजनाओं के लिए अनुभव साझा करने तथा प्रतिबद्धता और दिशा तय करने में मदद मिलेगी। एक्सपो में 3 प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। पहली प्रदर्शनी का शीर्षक है नया शहरी भारत, जिसमें विभिन्न शहरी मिशन की उपलब्धियों और भविष्य के अनुमानों को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी पिछले 7 वर्षों के दौरान हासिल की गई प्रमुख शहरी मिशन की उपलब्धियों को रेखांकित कर रही है और भविष्य के अनुमानों को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के प्रमुख शहरी मिशनों के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को दिखाया जा रहा है। प्रदर्शनी के कुछ अन्य विषय हैं: स्वच्छ शहरी भारत, जल सुरक्षित शहर, सभी के लिए आवास, नई निर्माण तकनीक, स्मार्ट सिटी विकास, सतत आवागमन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने वाले शहर हैं। वहीं तीसरी प्रदर्शनी में यूपी एट 75 उत्तर प्रदेश के शहरी परिदृश्य में बदलाव थीम पर आधारित प्रदर्शनी में प्रमुख शहरी मिशन और भविष्य के अनुमानों समेत 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के उल्लेखनीय प्रदर्शन को दिखाया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास की चाबियां डिजिटल रूप से आज सौंपी और उनको घर का तोहफा दिया। साथियों, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13,00,000। इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर उन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों पर एक स्पष्ट नीति के कार्यान्वयन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 22 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में मकान बनाने का आदेश दिया। 2014 के पहले सरकारी योजनाओं के घर किस साइज के बनेंगे, इसकी कोई स्पष्ट नीति ही नहीं थी। कहीं 15 स्क्वायर मीटर के मकान बनते थे तो कहीं 17 स्क्वायर मीटर के। इतनी छोटी जमीन पर जो निर्माण होता था उसमें रहना भी मुश्किल था। 2014 के बाद हमारी सरकार ने घरों की साइज को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई। हमने ये तय किया कि 22 स्क्वायर मीटर से छोटा कोई घर नहीं बनेगा। पीएम आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार ने करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। बाद में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में योजना के लाभार्थियों से भी वर्चुअली बातचीत की। लाभार्थियों में आगरा के विमलेश, कानपुर से रामजानकी पाल और ललितपुर की बबीता शामिल रहे। मेरे हाथ में इस बार पक्के मकान में दीपावली होगी। हाँ सर। अच्छा, आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? कलर किया हुआ कपड़ा लाते हैं? नहीं सर, हम सफेद आपने भी कपड़ा लिया, कलर? नमस्कार प्रधानमंत्री जी। तो आपका मकान कब बन गया? 2 साल हो गए। 2 साल करते हैं। आपका परिवार क्या काम करता है? पहुंचाते हैं, बाकी सब काम की सेवाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ये आप क्या करते हैं? आपका परिवार क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना PMYU के तहत निर्मित घरों की चाबियां डिजिटल तौर पर सौंपी। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी स्थापित किया। अच्छा विमलेश जी, बताइए पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है। अच्छा, आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और स्वनिधि खानदाता लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी, बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब इस बार आपका दशहरा, आपकी दिवाली, आपकी छठ, ये पक्के और नए घर में बनेगी। बहुत खुशियों का पार नहीं होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। स्वनिधि से हमको 10,000 का लोन मिला है। हाँ, फिर? वो उससे हमने अपने दूध के व्यापार में लगाया है। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं।
कानपुर से जिन जिन लोगों को आवास मिला है उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? आपका परिवार क्या करता है? हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। ये घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी। जी सर। हाँ, ये के पतिदेव क्या करते हैं? जौन बकरी पालते हैं उधर मजदूरी करते हैं सर। पहले कच्चा मकान हाँ, था? फिर पक्का। हाँ, पहले कच्चा था, परेशान होते थे खूब, भाई पानी चुहत था। सरकार की तरफ अच्छा से लग कितना रहा। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं। तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। आप बैंक वालों से मिलिए, उनको हाँ। कहिए कि प्रधानमंत्री जी सर। स्वनिधि योजना है और हमारा यहाँ मकान है, तो हम चाहते हैं इससे जुड़ना, तो वो आपको 10,000 रुपया देंगे। जी सर। और 10,000 रुपया से आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये जो बाहर से ब्याज, जो ज्यादा पैसे देकर के ब्याज लेकर के आना पड़ता है, वो सब बच जाएगा। तो जी ये सर। ऐसी योजना है, अगर आप फायदा उठाए तो। जी सर। उठाएंगे? उठाएंगे सर। तो गैस से पकाते हैं आप? हाँ, अब खाना गैस अच्छा, पे घर में बना- खास चीज क्या पकाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं सर। हाँ, आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले, ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं, सब गरीबों का भला कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश की 75 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए शहर ग्रोथ इंजन होते हैं। नई तकनीक एवं अभिनव प्रयोग के माध्यम से सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश के 7 शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने तथा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉफी टेबल बुक का भी आज वहां विमोचन किया, जिसमें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत पूरी की जा चुकी 75 परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेम 2 के तहत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद सहित 7 शहरों के लिए 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक ओर जहां तेजी से विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को सहेजने की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन वर्तमान में बड़ी चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का शहरों को स्मार्ट एवं इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प उत्तर प्रदेश में पूरा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए आज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मॉडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शहरी यातायात को सरल एवं सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु अभिनव पहल की जा रही है तथा साथ ही साथ मेट्रो रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शहरी विकास के क्षेत्र में उपलब्धियों पर एक शॉर्ट फिल्म को जारी किया। शॉर्ट फिल्म का नाम है उत्तर प्रदेश शहरी अवसरों की भूमि के रूप में उभर रहा है। शहरी विकास की राह अपनाई है, परंतु बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश इस सूची में काफी पिछड़ा रहा था। लेकिन वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के 2014 के मिशन और विजन से प्रेरणा ली
एवं उत्तर प्रदेश की तमाम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखा। अच्छाई और अपने काम के प्रति सच्चाई को नींव बनाकर उन्होंने राज्य का संपूर्ण कायाकल्प किया। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की भी घोषणा की। वाजपेयी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लखनऊ ने अटल जी के रूप में एक विजनरी, मां भारती के लिए समर्पित राष्ट्र नायक देश को दिया है। आज उनकी स्मृति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर स्थापित की जा रही है। लखनऊ ने अटल जी के रूप में एक विजनरी, मां भारती के लिए समर्पित राष्ट्र नायक देश को दिया है। आज उनकी स्मृति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर स्थापित की जा रही। मुझे विश्वास है ये चेयर अटल जी के विजन, उनके एक्शन, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को विश्व पटल पर लाएगी। जैसे भारत की 75 साल की विदेश नीति में अनेक मोड़ आए, लेकिन अटल जी ने उसे नई दिशा दी। देश की कनेक्टिविटी, लोगों की कनेक्टिविटी के लिए उनके प्रयास आज के भारत की मजबूत नींव है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमृत महोत्सव के तहत आयोजित नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 1947 में आज़ादी के समय हमारे शहरों की आबादी लगभग 6 करोड़ थी। 2030 में यह आबादी 60 करोड़ होने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारी केंद्रीय योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में शुरू किए गए नेशनल अर्बन मिशंस ने देश में शहरों को बुनियादी रूप से बदल दिया है। 1947 में आज़ादी के समय हमारे शहरों की आबादी करीब 6 करोड़ थी। 2030 में ये 60 करोड़ आबादी होने जा रही है। 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए और पूरी तरह से आत्मनिर्भरता में सफल रहने के लिए मुझे विश्वास है कि हमारी और आपकी जो शुरू की गई केंद्रीय योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, ये देश के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आगे बढ़ते भी निभाएंगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17.3 लाख घरों को मंजूरी दी है। अब तक 8.8 लाख लाभार्थियों को मकान दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ 13 लाख घर आवंटित किया गया है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान शहरी के तहत 73 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरी गरीबों को सम्मान प्रदान करने के लिए 1 करोड़ 13 लाख से अधिक घर सैंक्शन किए। वहीं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ने 73 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया और स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक के व्यवहार में बदलाव लाया। अमृत मिशन ने हमारे शहरी नागरिकों के लिए 500 शहर जिनकी उनमें 1 करोड़ 10 लाख टैप वाटर कनेक्शंस दिए और 85 लाख सीवर कनेक्शंस प्रदान किए। वहीं स्मार्ट सिटीज मिशन ने शहरी जीवन को सुगमता को फिर से परिभाषित किया। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन को लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के साथ ही देश के शहरी विकास की गति लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आज से शुरू हो रहे कॉन्क्लेव में हमारे सामने शहरी विकास के नए नए आयाम आएंगे और पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन में अपना योगदान देंगे। आज हमारा देश
पुनः तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इस क्रम में हमारा देश एक और डाटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना भी कर रहा है। दूसरी ओर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और कंजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस भी कर रहा है। वहीं तीसरी ओर हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर उनका भविष्य भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के साथ ही देश के शहरी विकास की गति लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि हम लखीमपुर में हुई घटना से बहुत दुखी हैं। विपक्ष दंगा भड़काना चाहता था। देश ने इसमें विपक्ष की नकारात्मक भूमिका देखी है। जांच के बाद कार्रवाई होगी और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारी नीति और नीयत साफ है और आगे जो उन्होंने कहा है कि उसमें जांच हो रही है। हमारी एजेंसियां वहां पूरी तरीके से कैंप कर रही हैं। सारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के वहां पर कैंप कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो और इसमें जो नकारात्मक रोल विपक्ष का था वो भी देश ने और प्रदेश ने देखा। जो परिजनों ने कहा है, जो एफआईआर हुई है और जो उन्होंने जिस स्तर की जांच के लिए कहा था उसको भी माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर दिया है। अब जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे बख्शा कोई नहीं जाएगा। मुंबई गोवा क्रूज पर पिछले दिनों हुई छापेमारी के बाद ड्रग्स से जुड़े अपराध में 8 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद केंद्रीय एजेंसी एनसीबी ने इस मामले में 3 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसी की ओर से आज तीसरे दिन भी मुंबई और उससे सटे कुछ इलाकों में छापेमारी की गई है। गौरतलब है कि इस मामले में पहले से गिरफ्तार 8 आरोपी 7 अक्टूबर तक हिरासत में हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ राष्ट्रीय महत्व की इस वक्त की खबरों पर। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है। अच्छे संकेत भी मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान भी रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 18,346 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 2,52,902 सक्रिय मामले हैं, जो 201 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले कुल मामलों का भी उससे काफ़ी नीचे आकर 0.75% रह गए हैं, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। वर्तमान में रिकवरी दर 97.93% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। वहीं कोरोना के खिलाफ देश भर में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 91.54 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। सोमवार को शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक कोविड के टीके 24 घंटे में लगाए गए। वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ के पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देश सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। Over the last 1 year, we have participated in numerous international exercises to hone our skills, build strategic partnerships, and further military diplomacy. We hosted the French Air Force during exercise Desert Night in January this year and carried out operational engagements with the US carrier strike groups in March and in June. We participated for the first time in exercise Desert Flag in UAE and we performed exceedingly well there. The Air Force is scheduled to participate in exercise Blue Flag in Israel and an HOP exercise in Egypt later this month. That the Indian Air Force is grateful for the nation's trust, confidence and support. And I would like to assure you that we are prepared and ready to protect the nation's sovereignty and interests always and every time. वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की वायुसेना की मौजूदगी का कोई असर नहीं पड़ेगा। राफेल जैसे विमानों से भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। एलएसी पे सिचुएशन आपको पता है कि फिलहाल अभी भी चाइनीज एयरफोर्स PLAF की डिप्लॉयमेंट्स अभी भी है 3 एयरबेसेस में अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। डिसएंगेजमेंट के बारे में बातचीत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है चीन की तरफ से, बट दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट
the air operations per se, हमारी तरफ से हमारी पूरी तैयारी है। उनकी डिप्लॉयमेंट ड्यू टू दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शायद उनकी थोड़ी सी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट तेज हो सकती है, बट एयरफोर्स की तरफ से इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। सोमवार को जापान की संसद ने पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया है। सांसदों द्वारा औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री चुने जाने के तुरंत बाद किशिदा ने देश में 31 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। संभावना है कि नए पीएम फुमियो किशिदा 14 अक्टूबर को संसद भंग करेंगे। उनके जल्द चुनाव कराने की योजना ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। हालांकि संसद का कार्यकाल 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। किशिदा ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग और आर्थिक मोर्चे पर कठोर कदम उठाने से पहले लोगों की सलाह लेना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा, क्या कुछ खास अगर आज हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया अरिंद्र। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल में सोमवार को टेबल टॉपर्स चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने अंतिम ओवर में 3 विकेट से जीत दर्ज की। दिल्ली के सामने 137 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 2 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए शेमरॉन हेटमायर ने 18 गेंद पर नाबाद 28 रन बनाए। इस जीत के साथ ही दिल्ली के 13 मैच में 20 अंक हो गए हैं। ऋषभ पंत एंड कंपनी अब टॉप 2 में बनी रहेगी। लीग मैचों के बाद जो टीम टॉप 2 में आती हैं, उनके पास फाइनल में पहुंचने के 2 मौके होते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शारजा के स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों की नजर प्लेऑफ में जगह बनाने पर है। रोहित शर्मा की मुंबई और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के पास 12 मैच में 5 जीत के साथ 10 अंक है। हालांकि नेट रन रेट के आधार पर राजस्थान की टीम मुंबई से आगे है। जो भी टीम अपने बाकी बचे 2 मैच जीतेगी, उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अब तक एक दूसरे के खिलाफ 24 मुकाबले खेले हैं। इनमें से मुंबई ने 12 मैच में जीत दर्ज की है, वहीं राजस्थान को 11 मैच में जीत मिली है। वहीं एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका था। खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम ने सोमवार को सैफ चैंपियनशिप में बांग्लादेश के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। मालदीव नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने भारत को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। हालांकि भारतीय टीम ने पहले हाफ से ही विरोधी टीम पर दबदबा बनाना शुरू किया और 26वें मिनट में कप्तान सुनील छेत्री ने शानदार गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में बांग्लादेश ने पलटवार किया और 74वें मिनट में यासीन अराफात ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल देखने को नहीं मिला और मैच ड्रॉ रहा। भारत का इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में दबदबा रहा है। उसने खेले गए 12 संस्करण में से 7 बार ये खिताब अपने नाम किया है। जापान की महिला टेनिस स्टार नाओमी ओसाका को मेजर टूर्नामेंट्स में लगातार मिल रही हार के चलते रैंकिंग्स में गिरावट का सामना करना पड़ा है। ताज़ा WTA रैंकिंग्स में ओसाका शीर्ष 10 खिलाड़ियों की सूची से बाहर हो गई हैं। वे 5 स्थान के नुकसान के साथ 12वें पायदान पर पहुंच गई हैं। 2018 के बाद ये पहली बार है जब ओसाका टॉप 10 से बाहर हुई हैं। उस समय उन्होंने US ओपन जीतकर पहली बार कोई ग्रैंड स्लैम जीता था, जिसका फायदा उन्हें रैंकिंग्स में भी मिला था। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं आर्यन के पास। शुक्रिया सुचित्रा, तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खेल की इन्हीं खबरों के साथ मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज़ पे तमाम उन खबरों पे हम लगातार नजर बनाए रहेंगे जो सुर्खियां बन रही हैं। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now.